आपकी आवाज में आज बात एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार और विस्तार के बाद शुरू हुए सियासी वार पलटवार की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। सिंधिया खेमे के दो विधायकों तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर शिवराज कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इन दोनों के अलावा किसी और को अभी मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि अभी भी शिवराज कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। कांग्रेस तो सरकार को निशाने पर ले ही रही है, मगर बीजेपी में भी अब अपने ही सरकार पर तंज कसने लगे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। लंबे इंतजार के बाद एमपी में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। शिवराज की टीम में 2 और मंत्री शामिल हो गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में तुलसी सिलावट इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट से और गोविंद सिंह राजपूत सागर के सुर्खी से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे हैं। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत दोनों को मंत्री बनाया गया था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में जीत के बाद एक बार फिर दोनों को शिवराज कैबिनेट में शामिल किया गया। समाज की आत्मा, आदिवासी, दलित, शोषित, इन सबको लेकर सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक नई कल्पना आई है, शिव और ज्योति की यात्रा, एक मध्य प्रदेश में नया संकल्प, नया विश्वास, नई प्रगति, नई उन्नति। क्योंकि आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस संकट, इस महामारी कोरोना वायरस से है। उसके बाद भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति। तीसरी बार शपथ जो ली है, मैंने पहले कहा कि खुशियों की नहीं जिम्मेदारियों की शपथ है और जिम्मेदारी में पूरे तरीके से निभा सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर मंत्री विश्वास सारंग ने खुशी जताते हुए कहा कि दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मंत्री पद के दावेदारों की चुनौती पर उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम, राजेंद्र शुक्ला जी, आपके पास कोई लिस्ट हो तो मुझे उपलब्ध कराइए। और वैसे ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और दोनों मंत्री जो बने हैं, तुलसी राम सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी को बहुत बधाई। इसमें सर विंध्याचल डिमांड कर रहा था, ग्वालियर से भी डिमांड आई। मुझे नहीं मालूम, आपको कोई डिमांड पत्र मिला हो तो मुझे उपलब्ध कराइए। बाकायदा बयान देकर ये बातें कही, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुलसी सिलावट ने कहा कि अन्नदाता, मातृशक्ति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा यह शिव ज्योति की यात्रा एमपी में एक नया संकल्प, नई उन्नति, नया विश्वास लाएगी। समाज की आत्मा, आदिवासी, दलित, शोषित, इन सबको लेकर सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक नई कल्पना आई है, शिव और ज्योति की यात्रा, एक मध्य प्रदेश में नया संकल्प, नया विश्वास, नई प्रगति, नई उन्नति। क्योंकि आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस संकट, इस महामारी कोरोना वायरस से है। उसके बाद भी दोनों नए मंत्रियों का बयान भी हमने आपको सुनाया, तो बीजेपी के एक और पहले से मंत्री विश्वास सारंग को भी सुनाया, जो ये कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है। जबकि नाराजगी का आलम यह है, हमने आपको बताया कि महेश राय जो बीना से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे विधानसभा में भी मेरा विकास होता, जनता का विकास होता, अगर मेरे पास पद होता। तो आप समझ सकते हैं, इससे पहले अजय बिश्नोई मंत्री पद के लिए, गिरीश गौतम मंत्री पद के लिए बयान दे चुके हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र नाटा साहब, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता। इसके साथ साथ आलोक संजर साहब, आप पूर्व सांसद हैं, भोपाल से सांसद रहे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तीनों मेहमान बड़े खास हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां रही हैं। आलोक संजर जी सांसद रहे हैं, नरेंद्र नाटा जी मंत्री रहे हैं, शिव अनुराग पटेरिया जी आम आदमी है हमारी तरह। तो मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। नरेंद्र नाटा साहब, आपसे पहला सवाल मेरा,
नाटा साहब, ये गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट दोनों की सर कद्र नहीं जानी आपने, बीजेपी में खूब आवभगत है। क्यों? दोनों हमारी सरकार में भी मंत्री थे, वहां जाकर भी मंत्री बने। कुछ नई चीज तो उन्हें मिली नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जब तक वो कांग्रेस में मंत्री रहे तब तक एक सम्मानजनक पद था, कुछ सौदा लेके यहाँ मंत्री पद नहीं मिला था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सौदा लेकर उनको मंत्री पद मिला है। तो अब उन्हें जो पसंद किया है तो उनकी वो जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश में नई राजनीति शुरू हुई है सौदेबाजी की, इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और प्रदेश उनको भुगतेगा। जहां तक जिस तरीके से, वैसे मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन जब आप मात्र 2 मंत्रियों को लेने के लिए शपथ समारोह कराते हो तब समझ में आता है कि ये शिवराज सिंह जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो इससे बढ़कर कहीं न कहीं जो वो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और स्पष्ट हो गया माननीय तुलसी सिलावट जी के कहने से। अब हम सब ये करेंगे वो करेंगे, 2 बातें। पहली बात, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब वो जाकर प्रदेश कोरोना से भुगत रहा था और वो बेंगलोर में बैठे हुए थे। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि शिव ज्योति एक्सप्रेस निकलेगी। मैं समझा नहीं भाई इसका मतलब, मुझे समझाओ ये शिवराज सिंह वीडी शर्मा एक्सप्रेस क्यों नहीं निकल रही है? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं न कहीं ये जो सौदेबाजी वाली राजनीति है, बीजेपी इसका विस्तार कर रही है और इसके लिए परिणाम न प्रदेश के लिए अच्छे न प्रजातंत्र के लिए। ठीक, नाटा साहब, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास, इस पर मैं जरूर सवाल पूछूंगा आपसे। आलोक संजर साहब, आपके पास आ रहा हूं। संजय साहब, विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, ये हम सब जानते हैं, लेकिन नाटा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विशेष अपने अलग से अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार पीछे छूट रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है सर, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं छोटे छोटे 1-1 किलोमीटर पे, ग्वालियर चंबल संभाग और सागर में मंत्री ऐसे ही हैं, खुरई, रहली, सागर, ग्वालियर चंबल में तो सीटों का आप नाम नहीं ले पाएंगे। और जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं दूर दूर, ऐसे ही सर विंध्य, महाकौशल, नर्मदापुरम मंत्री पद के लिहाज से अब भी सूखा है। मैं तो ये कह सकता हूं कि आंखें देखे मौनमुख कहा नहीं जाए और लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए। अब ये तो नाटा जी खुद ही जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, और कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। आज अध्यक्ष विहीन कांग्रेस है, उनका रथ तो है लेकिन रथ में सारथी नहीं है। और जो लोग हमारे यहाँ आ गए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो शिवराज जी स्वयं भी अपने आप को कभी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं कहा, वो कहते भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। नहीं संजय साहब, जो कांग्रेस से आपके यहाँ आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या सारथी हो गए? तो हाँ, बिल्कुल कार्यकर्ता है। मैंने कहा ना, कार्यकर्ता ही हैं। और ये पहले दिन से सब बोल रहे हैं कार्यकर्ता है। और बहुत अच्छी बात बोली मंत्री जी ने, मेरे को बड़ी अच्छी लगी जब मैंने अभी हाल सुनी कि उनको खुशी नहीं है बल्कि उनको अब जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी का हमारा दर्शन भी और यही हमारी विचारधारा भी है। तो इसलिए विचारधारा से जुड़े हैं और उस विचारधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने देखी है कुछ योग्यता है उनमें, और क्षेत्र का विकास है, बुंदेलखंड जो है उसका भी विकास की बात मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हुए चले आ रहे हैं। तो मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, और बल्कि अभी तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मंत्री से वन टू वन चर्चा भी कर रहे हैं, विधायकों से नहीं। आलोक संजय साहब, आपके साथ अच्छी बात यह है, मुझे वो बयान आज भी याद है आपका, जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, माफ कीजिए 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आपका टिकट काटकर साध्वी प्रज्ञा को जब टिकट दिया गया, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपसे बात की थी और आपने कहा था पार्टी आला कमान का जो फैसला है मुझे सिर आंखों पर मंजूर है। मुझे आपका बयान आज भी याद है। तो सर, ये पार्टी की रीति नीति की जो किताबें हैं, ये आपने 2-3 फालतू पढ़ ली, या ये किताबें अजय बिश्नोई, गिरीश गौतम, ये महेश राय, इन्होंने नहीं पढ़ी? सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अजय बिश्नोई जी मेरे बड़े भाई है, मैंने से उनसे सीखा है, और बल्कि उन्हीं लोगों ने हमको सिखाया है कि भाजपा का कार्यकर्ता ही सांसद बनता है, भाजपा का कार्यकर्ता ही विधायक बनता है। तो असली कार्यकर्ता कोई भी बने, कार्यकर्ता ही तो बन रहा है ना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपनी चाह हो सकती है, लेकिन जब पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है उसको सब मान्यता देते हैं, और इसलिए तभी तो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो विशाल राजनीतिक दल है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया सर, आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया जी, पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या ये जो अंदरूनी, हालांकि बीजेपी की ये रीति नीति नहीं है और ना ही कभी इतना खुलकर कोई विस्फोट दिखा है,
लेकिन क्या एक अंदरूनी मनमुटाव की तरफ पार्टी बढ़ती आपको दिख रही है? नेताओं के जिस तरह के बयान आने लगे हैं, इतिहास कभी इस तरह का पार्टी का रहा नहीं है। आसिफ साहब, वास्तव में बारातियों का जब घर में बहुत ज्यादा स्वागत होने लगता है तो घर के लोग अकुलाहट से भर जाते हैं। दरअसल बारात जो आती है सीमित संख्या में, घराती पर्याप्त संख्या में होते हैं। तो स्थिति है 22 लोगों की बारात लेके सिंधिया जी बीजेपी में आए और उसके साथ घर जमाई बन के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाजपा का जो मूल पिंड है, भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जनसंघ से लेके अब जनता पार्टी था, वो जनता पार्टी से लेके भाजपा के इसका एक लंबा सफर तय करने वाला जो कार्यकर्ता है 60 सालों में, वो कई हिस्सों में ठगा हुआ महसूस करता है। दिक्कत ये भाजपा का मूल पिंड जो काम करने का तरीका उसमें कार्यकर्ता आधारित है, कार्यकर्ता बोलता नहीं है। लेकिन अकुलाहट आपसे किसी से नहीं छीन सकते हैं, आप उसका मर्मर, आपका उसका दर्द आप नहीं ले सकते हैं। आपने महेश राय की बात की, आपने गिरीश गौतम की बात की, आपने अजय बिश्नोई की बात की, इन सबको मैं जानता हूँ। दिक्कत इससे बेहतर लोग और इनके समकक्ष लोग बहुत सारे उपलब्ध हैं जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी। मुझे लगता है एक रिफाइंड बैलेंस ये होता कि 2 सिंधिया समर्थक आ गए तो उनको रीइंडक्ट किया गया है और 4 पद आपके पास खाली हैं तो चारों क्षेत्रों से एक एक आदमी ले लेते, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे बिंद हो, मालवा हो और महाकौशल हो, तो टड्डा खत्म हो जाता। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में कोई कटोरा लेके भीख मांगने की योजना के तहत नहीं आता है। ये बात मुझसे आज से 40 साल पहले कृष्णपाल सिंह जी ने कही थी, जो गुजरात के राज्यपाल भी हुए थे। एक सवाल में जब मैं बड़े अखबार में काम कर रहा था उन दोनों, तो उनसे मिला किसी मामले में, तो उन्होंने कहा देखिए पटेल जी, ना मैं भीख मांगने की योजना के तहत भोपाल आया हूँ, ना आप आए हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में आना वाले व्यक्ति की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, एक सर्टेन एम्बिशन होता है, और दूसरा कई नेता ऐसे हैं जो अगले चुनाव होते होते रिटायर्ड होने की स्थिति में आ जाएंगे, चाहे जैसे गौरी शंकर बिसेन हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा अगर लोगों को एक्मोडेट एडजस्ट किया जाता तो और ज्यादा बेहतर स्थिति होती। मुझे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, विस्फोट के बारे में आपसे मैं निवेदन कर दूं, विस्फोट कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। प्रभात झा ने कहा था कि पोखरण का विस्फोट हो गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो विस्फोट तो होते रहते हैं, देखिए जब होते हैं तब मालूम पड़ते हैं। ठीक, मैं पटेल साहब लौट रहा हूँ आपके पास, नाटा साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले आलोक संजर साहब आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, इतना लंबा इंतजार कराया, उसके बाद फिर 2 ही मंत्री बने, वो भी वही जो हम पहले से जानते थे। हमको तो कुछ और नामों की भी चाहत थी, इच्छा थी, ख्वाहिश थी। तो सर, ये 2 नामों के लिए इतना लंबा मंथन, इतना लंबा ये टाइम लगा है क्या? तो आप विचार करिए ना, भारतीय जनता पार्टी संगठन में मैंने कहा ना, एकल निर्णय नहीं होते। एकल निर्णय होता तो उसी दिन हो जाता, लेकिन ये सामूहिक निर्णय होते हैं। और समय काल परिस्थिति को देखते हुए अभी जैसे भी नाटा जी भी बोल रहे थे, कोरोना को देखते हुए भी अभी बहुत सारी बातें यदि हमें कहूँ तो प्रश्न में दूसरे प्रश्न भी जन्म ले लेते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का जो है बहुनत्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उन उत्तर की प्रतीक्षा करना चाहिए। वस्तुतः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय किया है मध्य प्रदेश के हित में किया है, मध्य प्रदेश की जनता के हित में किया है। तो इसलिए ज़्यादा मंत्रिमंडल का लंबा विस्तार करते तब भी एक नया प्रश्न खड़ा होता। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश को अपना कहते हैं, जनता को भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, तो इसलिए वो परिवार की चिंता करते हैं। और इसलिए जो भी वो निर्णय करते हैं सामूहिक निर्णय करते हैं, सबके साथ बैठ के करते हैं। और इसलिए जो परिणाम आप सामने देख रहे हैं, इसलिए भी 2 की चिंता हुई होगी, बाद में और होंगी जो होना होगा। संजय जी सीनियर नेता हैं, तोल मोल कर बोलते हैं, और मैं नहीं मानता कि उन्होंने अनजाने में यह बयान दिया होगा, जाने में ही यह बयान दिया है। एक बयान के मायने हजार। उन्होंने कहा एकल फैसला होता तो उसी दिन हो जाता। अब आप समझिए यहां से वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति फैसला करता तो उसी दिन फैसला हो जाता, कि क्या स्थिति है। खैर, मैं इस पर लौटूंगा आपके पास। नाटा साहब आपके पास आ रहा हूं। और नाटा साहब, मेरा आपसे एक सवाल, सर, इसी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की कामना सिंधिया और उनके समर्थक आपसे कर रहे थे, और अब मजबूरीवश या आओ भगत संस्कार जो भी कहिए, अगर बीजेपी मुहैया करा रही है तो फिर आपको अफसोस तो होता होगा। नहीं, आप बताएंगे राजपूत जी को और तुलसी सिलावट जी को यहाँ क्या नहीं मिला जो लेने वहां चले गए। ये तो ठीक बात है। जब वो कह रहे हैं कि आलोक भाई कह रहे हैं कि भाई अजय बिश्नोई जी और इन सब लोगों ने जो कुछ कहा पर भारतीय जनता, उनमें उनकी व्यवस्था समझता हूँ, उनके वो पार्टी के लिए उनको कुछ कहना है, अपनी पार्टी को बचाना, ये ठीक बात है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई थी, इसका उल्लेख पटेरिया जी ने भी किया, आपने भी किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया। तो मेरा कहना है, पहली बात कि
जो लोग यहाँ से गए उन्हें वहाँ अतिरिक्त क्या मिला, अपने नेता के लिए चले गए और वो कहते हैं कि हमारी रीति नीति है कि हम जो, तो क्या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं राजनीति का छात्र हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है कि हमारे पास योग्य लोग नहीं है, कांग्रेस से कुछ लोग तोड़ के लाओ ताकि हम यहाँ पर इस सरकार को चला सके और इस प्रदेश को चला सके। तो क्या आपने कभी किसी बीजेपी नेता को अपने यहाँ ज्वाइन नहीं कराया नाटा साहब? आपने अपनी छात्र राजनीति में क्या सीखा अभी? मुझे आप बताइए, मैंने छात्र राजनीति नहीं कहा, मैंने राजनीति का छात्र कहा। कोई बात नहीं सर, मैं राजनीति का छात्र ही सही। आपने क्या सीखा? आपने ज्वाइन नहीं कराया बीजेपी के लोग? आसिफ भाई मुझे बताएं कि ऐसे सौदे, इस कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, किसी भी सरकार में एक दल बदल के छोटे से कार्यकाल को लेकर जिसमें कांग्रेस ने दल बदल विरोधी कानून लाकर जिसको रोका था, क्या कभी ऐसा हुआ कि इस तरीके से सरकारें एक के बाद एक गिराई गई? ये तो पहली बार हो रहा है, जो आप भी पहली बार देख रहे हो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि हम किस लिए इस बात को कर रहे हैं। मैंने दूसरा सवाल किया कि ये क्या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का बदलाव है कि आज शिवराज सिंह वी.डी. शर्मा जो एक्सप्रेस नहीं है, ये शिव ज्योति एक्सप्रेस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करने लगी है और उसमें प्रदेश का हित की उपेक्षा हो रही है। आप अपने सरकार को बनाने के लिए आप दूसरी सरकारें गिराइए और इस तरीके से जो मंत्री जी कोरोना के समय में बेंगलोर जाके बैठ गए वो योग्य मंत्री कैसे हुए और अजय विष्णु से ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य मंत्री कैसे हुए, मुझे आलोक भाई समझा दें। नहीं, उसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, आप ही ने कहा था नाटा साहब, वो मुझे बात याद है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें मध्य प्रदेश में ये सब हो रहा है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ नाटा साहब इस पर आपके पास। किसने आपत्ति उठाई? हमने सामान्य दिनों में आपत्ति नहीं उठाई इस बार। जी, शिव अनुराग पटेरिया साहब आपके पास आ रहा हूँ। शिव अनुराग पटेरिया साहब, नरेंद्र नाटा साहब तो दौर वो अलग था जब वो मंत्री थे, अब तो काफी वक्त भी हो गया, लेकिन आलोक संजर साहब ताजा उदाहरण हैं। कुछ रिलेट कर सकते हैं आप? पार्टी के प्रति आलोक संजर साहब का जो अनुराग है वो तो हम उनके बयानों से और उनके व्यवहार से देख ही रहे हैं, लेकिन हुआ यह था कि भोपाल में जब टिकट वितरण की बारी आई थी तो साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की मूल कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे में एक पुराने कार्यकर्ता जो कि जीते जिताए थे और सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया और आज वो हो रहा है बाकी कार्यकर्ताओं के साथ। आसिफ साहब, आलोक जी को अगर जानते हो, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के प्रभारी रहे हैं, कार्यालय का जवाबदारी देते थे। कार्यालय का जो व्यक्ति होता है वो शिक्षक की तरह होता है, तो उनका जो मूल पिंड है कि पार्टी कुछ भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। आलोक जी का बहुत सालों से, मतलब लगभग 2-3 दशक से उनको करीब से जानता हूं, वो पार्टी से इतर कुछ सोचते नहीं है और जो आदमी अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को संभालता हो उसका काम करने का तरीका वही है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, 93 और 98 के दौरान बीएसपी के कई विधायक कांग्रेस में आए थे, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने खेल नहीं खेला हो, कब आप उतना नहीं खेल पाए क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने भी दूसरे दलों को भरपूर तोड़ा है। और मायावती राजस्थान में जिस तरह से बसपा के विधायकों को आपने शामिल कराया है उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रोध थी और उपचुनाव में इसलिए बसपा के अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। तो सबसे बड़ी बात है, दल बदल की इस गंगा में सबने स्नान किया है। जब होता ये है काले धोले सब साफ होने लगते हैं, जब आप करते हैं तो पापी हो जाते हैं और हम करते हैं तो किसी बड़े ग्रेट मिशन के लिए होता है। ठीक, संजय साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल। अब ये ऐसा लगता है कि कोई शायद प्रबंधन समिति जल्द बनानी पड़ेगी और उसमें आप जैसे कार्यकर्ताओं को उसमें स्थान देना पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि आने वाला जो वक्त दिख रहा है ऐसा लगता नहीं कि सर्दी के मौसम में तापमान ठंडा रहने वाला है। पहले मैं एक बात का और जवाब दे दूं आपको कि जो आपने साध्वी प्रज्ञा जी के संदर्भ में कहा कि वो कार्यकर्ता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही और हमारे मूल संगठन से जुड़ी भी रही है ना। मेरे चुनाव में भी मेरा उनसे संपर्क काफ़ी रहा, विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने साथ में काम किया, तो कार्यकर्ता तो वो है। इसलिए इस बात को तो मैं आपको नकारता हूँ कि आपने जो बोला कि वो कार्यकर्ता नहीं रही। दूसरा जो है कि मैं संगठन का जो वटवृक्ष है उसकी जो परछाई उससे जुड़ी रहती है। कोई यात्री चाहे कि उस परछाई को साथ लेकर चला जाए तो नहीं जा सकता। इसलिए संगठन एक परिवार है और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस संगठन नहीं है,
और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है, जो कुछ भी हो रहा है, आगे जो प्रबंध समिति बनेगी, जो भी बनेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। हमारे संगठन महामंत्री यहाँ पर इस बात पर पूरा अपना जो है ध्यान केंद्रित रखते हैं कि उनको क्या करना है। हमारे संगठन को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए संगठन की चिंता वो लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी निर्णय हो रहे हैं संगठन में, हमने जैसे पहले मैंने कहा कि सामूहिकता के साथ कई बार चिंतन होता है, मनन होता है, उसके बाद वो निर्णय बाहर आता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने बोल दिया और उसका हमने निर्णय कर दिया। इससे, इस निर्णय से आने वाले कल को, भविष्य को, क्योंकि अतीत के ही गर्भ में जब भविष्य का जन्म होता है, तो इसलिए बहुत सारी पुरानी बातों को देखकर भी जो चिंतन किया है, तो मुझे लगता है ठीक ठाक होगा। प्रबंध समिति बनेगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं का निर्माण हम कैसे करना है, इसके लिए हमारे अभी प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं। तो हमारे पास जो आया हुआ कार्यकर्ता, तो इंग्लिश में कहावत है, इन्वायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। तो एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग भी हमारे पास आए, आज वो भाजपा में रहकर देखिए आप उनकी वे ऑफ टॉकिंग कितनी अच्छी हो गई है। हमको लगता है कि कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जनता की सेवा करने के लिए वो उद्यत हैं। तो ठीक ना मार्ग पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे तो हम निश्चित। अच्छा ठीक, इसका मतलब अब नाटा साहब को अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स नेताओं को करा देना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग के लिए भी कोई कोर्स करा देना चाहिए, भाषा की मर्यादा और उसका ख्याल रखने के लिए। हालांकि भाषा की मर्यादा का नेताओं ने उपचुनाव में कितना ख्याल रखा है वो अभी भी हमारे दिलो जहन में ताज़ा है सर, और ताउम्र ताज़ा रहेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नाटा साहब। शिव अनुराग पटेरिया जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।